इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये है कन्नौज। कन्नौज कहाँ पड़ता है? बात समझ में आ गई? कन्नौज में एक व्यक्ति हुआ, कौन? जयचंद गहड़वाल। अरे कौन हो जयचंद गहड़वाल? कौन था? वही सहयोगिता का पापा पृथ्वीराज चौहान। भूल गए? याद है? अब याद आ गया कुछ कुछ? ठीक है, जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल का एक बेटा हुआ जिसका नाम था हरीशचंद्र। क्या नाम था? क्या नाम था? हरीशचंद्र का एक बेटा हुआ जिसका नाम है सेतराम। क्या नाम है? बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ एक अपनी भारत की राजधानी है दिल्ली। इस समय दिल्ली की बात करेंगे, आप सिर्फ ये याद रखना 1194 के लगभग कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश वाली कहानी याद होगी आपको, जो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन वाले जो युद्ध हुए थे, पता ही आपको। उसके बाद में गुलाम वंश की स्थापना होती है इंडिया के अंदर। ठीक है, याद रख लोगे? सिर्फ आपको यहाँ ये याद रखना है, इल्तुतमिश ये रहेगा अपना। इल्तुतमिश है जो 1211 से लेकर 1236 तक। बात समझ में आ गई? ये दिल्ली की कहानी चल रही है, ये कन्नौज की कहानी, ये कहाँ की? दिल्ली की। अब आ जाओ अपने मारवाड़। कहाँ जो? मारवाड़। मारवाड़ में इस समय मारवाड़ को मौत का देश कहा जाता था। मारवाड़ को क्या कहा जाता था? मौत का देश। अब मौत का देश क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ डाकू वगैरह बहुत हुआ करते थे, राक्षस बहुत ज्यादा हुआ करते थे। यहाँ कोई गया समझो मारा गया। आज अफगानिस्तान में गया, मौत का देश ही अफगानिस्तान। इसी प्रकार क्या है, मारवाड़ को क्या कहते थे? मौत का देश कहते थे। बात समझ में आ गई? मारवाड़ में कोई राजा नहीं, राजा क्या करेगा बेचारा, टिप्पे टिप्पे रहती रहता, पानी पीने को नहीं था, जनता वहां कम ही रहती थी। लेकिन फिर भी बात करें मारवाड़ के अंदर एक स्थान है पाली। कौन सा स्थान था? और पाली में ब्राह्मण थे, पालीवाल। कौन रहा करते थे? पालीवाल ब्राह्मण। ठीक है, एक दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है कोलुमंड। कौन सा स्थान है? कोलुमंड में सोलंकियों का राज्य था। किनका राज्य था? सोलंकी थे। कोलुमंड में कौन थे? बात समझ में आ गई? पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मण क्या है? व्यापारिक जाति है, व्यापार किया करते थे। क्या किया करते थे? व्यापार। यहाँ क्या हुआ, जयचंद गहड़वाल के बाद में हरीशचंद्र आया, और फिर कौन आएगा? बात समझ में आ गई? इल्तुतमिश ने, जब जयचंद गहड़वाल है ये तो पहले ही सल्ट गया बेचारा, इल्तुतमिश ने आक्रमण कर दिया हरीशचंद्र पर। किस पर आक्रमण कर दिया? हरीशचंद्र को कन्नौज छोड़ना पड़ा, कन्नौज से भाग गया हरीशचंद्र, कन्नौज से। बात समझ में आ गई? अब भाग के ये कहाँ गया? ये चला गया जी एक मोहिल गांव है। कौन सा गांव है? और मोहिल गांव पड़ता है यूपी में। कहाँ पड़ता है? मोहिल गांव कहाँ पड़ता है? अब हरीशचंद्र है ये यहाँ रहने लग गए। हरीशचंद्र के बाद में एक नाम आपको कई जगह मिलेगा, वरदाई सेन। क्या नाम मिलेगा? जो सेतराम का पापा था। अपने को इतनी डिटेल नहीं पढ़नी है, ध्यान रखना। हरीशचंद्र कहाँ चला गया? मोहिल गांव उत्तर प्रदेश में। कन्नौज ये छोड़ चुका है। अब सेतराम का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? सेतराम निवासी कहाँ है? मोहिल गांव। कहाँ का निवासी है? मोहिल गांव, यूपी का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दोबारा देखना। इस समय दिल्ली में कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली में कौन था?
और मारवाड़ में कौन है? पाली। पाली में कौन? पालीवाल ब्राह्मण। और कोल्लूमंड में कौन है? सोलंकी। कोल्लूमंड में कौन है? सोलंकी सरदार है। सोलंकियों का एक सरदार है और इसकी जो बेटी थी, पुत्री, उसका नाम पार्वती है। बेटी का नाम क्या है? सिर्फ इतना याद रखोगे, बेटी का नाम क्या है? आप देखोगे। अब मैं एक कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना थोड़ी। इतिहास में दो व्यक्ति हुए हैं, एक तो धृतराष्ट्र था, उसके 100 बेटे थे। धृतराष्ट्र के कितना छोरा? दूसरा ये सेतराम। दूसरा कौन है? इसके भी कितने थे? सेतराम के भी कितने थे? 100 बेटे थे। सेतराम के भी कितने पुत्र हैं? सेतराम रहे कहाँ रहे? यूपी में। कहाँ रहता है ये? इसके बेटे कितने हैं? 100। कितने बेटे हैं? कहा जाता है कि इसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सीहा। क्या था? अब हमें क्या पता लगा? अभी 100 पुत्र थे। एक कहावत है। कहावत क्या है? 49 बटो सीहो, सीहा बटा 50। यानी 49 आदमियों से तो बड़ा कौन था? सीहा। और सीहे से बड़े कितने थे? बात समझ में आई कि नहीं? यानी 49 बटो सीहो और सीहा बटा कितना? सीहा बटा 50। यानी पुत्र कितने हैं? 100। तो अब रीजनिंग का प्रश्न बन गया ना आपका। बताओ बच्चों, सीहा कौन से नंबर पर था? कौन से नंबर पर था? 51 नंबर पर आएगा क्या? 51 पर। या देखो, सीहा से छोटे कितने? 49। सीहा जी से छोटे कितने? यानी 49 बटो सीहो और सीहा बटा 50। बात समझ में आ गई? सीहा जी से बड़े कितने थे? 50 थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी सीहा का नंबर कौन सा था? अब 51। अब आप ये सोचो कि सर जी इतना किया, एक राजा का 10-10 रानियां होया करती और 10-10 की एवरेज आया करती, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 100 हो गया? कौन नहीं हो गया? एक राजा रानी कितनी? 10 और 10 की एवरेज कितना हो गया? 100। अब सेतराम के बेटे कितने थे? अब होता क्या, ध्यान से सुनना। सेतराम के 51वां बेटा हुआ जिसका नाम क्या था? अब उस समय घड़ी वगैरह तो थी नहीं। आजकल क्या करते हैं, बच्चे का जन्म होता है, घड़ी देखते हैं, टाइम का 8:24 और 36 सेकंड। उस समय घड़ी वगैरह थी नहीं, टाइम कैसे देखते थे? छाया देखकर टाइम देखा जाता था, या रेत की घड़ियां हुआ करती थी, पता है आपको? अब राव जो सीहा है, इनके पिताजी सेतराम है, सेतराम ने दाई को कहा, दाई जानते हो आप? पता है? दाई को कहा जैसे ही पुत्र का जन्म हो तो लाइन खींच देना। अब लाइन कहाँ खींचेगी? छाया। छाया पर क्या खींचेगी? लाइन। कि जैसे ही पुत्र या पुत्री का संतान का जन्म होता है, लाइन खींच देना ताकि मैं पंडित को बुलाकर भविष्य दिखा लूं। पंडित को बुलाकर क्या दिखा लूं? भविष्य दिखा लूं। अब दाई बोली जी का ठीक है। जैसे ही लड़के का जन्म हुआ, लड़के का जन्म होने के बाद दाई बेचारी भूल गई, लाइन खींचना ही भूल गई। 15-20 मिनट आधे घंटे बाद आया सेतराम जी ने कहा था लाइन खींचने का, तो वो वापस गई बाहर और लाइन खींच के आई। कि उनको कैसे पता लगेगा? उनको कौन सा पता लगता है? अपने आप खींच देते हैं लाइन। बात तो आधे घंटे की है। अब कुछ देर बाद में सेतराम आया, दाई को बुलाया, कि लाइन खींची कि नहीं खींची? कहा महाराज जाके देख लियो, पक्की खींच रखी हो जमा। अच्छा, कहा। अब सेतराम जी ने जाके देखा, पंडित को बुलाया। अब आजकल भी यही होता है, जन्म कुंडली बनवाते कि नहीं बनवाते? और पंडित जी बता रहे सभी का जो पत्री वगैरह देख के, जन्म कुंडली देख के कहते हैं कि राजयोग है। सभी के राजयोग, जितने बैठे हैं, जितने हमसे पढ़ रहे हैं यहाँ, सभी के क्या है? राजयोग। ये बताएंगे पंडित। अब लाइन में गड़बड़ी किसने की? दाई ने। अब इसमें जो बेटा, जो संतान हुआ है, उसकी तो कोई दोष नहीं है। सेतराम ने पंडित को बुलाया, पंडित ने बताया। पंडित ने कहा कि सेतराम जी, कहा कि एक समस्या है। क्या समस्या? क्या अगर आपने बच्चे का मुंह देख लिया, बच्चे रो मुंडो देख लियो तो ते मर जाओगा।
और सेतराम बोले कि अपने कौन सी कमी है, अपने कौन सी कमी है, अपने मुंडा देखेंगे ही नहीं और कौन सी कमी रह जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? अपने मुंडा देखने की जरूरत ही नहीं है। अब सेतराम जी वहां से गए। सेतराम जी सोचने लग गए कि यार कहीं भुल्ले भटके में कुदरती मुंडा दिख जाए, मुख दिख जाए तो मैं तो गया। तो अपने तो बहुत हैं, 100 में से एक ही कम होगा, दिक्कत क्या है, 99 तो रहेंगे। सेतराम ने जल्लादों को कहा कि जाओ इसको जंगल में फेंक दो, इसको मार दो, मार के आना। जल्लादों ने क्या किया, बच्चे को उठाया जंगल में लेके मारने के लिए। फिर देखा कि नन्हा सा बालक है यार, अपने जल्लाद तो है पर इसको क्यों मारे, अपने काम करते हैं, इसने अपना कुछ अपराध भी नहीं किया तो पाप लगेगा। जंगल में एक शेर की गुफा थी। अब शेर की गुफा में बच्चे को फेंक दिया। गुफा के अंदर एक शेरनी थी, शेरनी ने भी उसी दिन बच्चों को जन्म दिया। अब शेरनी ने क्या किया, उस बच्चे को भी अपना बच्चा समझकर पालना शुरू कर दिया। अब ये ऐसे लग रहा है ना काल्पनिक कहानी सुना रहा हूं मैं, लग रहा है ना, तो काल्पनिक ही है, लग क्या रहा है ही काल्पनिक, ठीक है। अब सुनो होता क्या है, पालना शुरू कर दिया, पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो ये भी देखो बिल्कुल क्या है, चारों हाथों से जानवरों की तरह से चलता है, ऐसे बड़े बड़े दांत बाहर निकले, बड़े बड़े नाखून है और शेरों की तरह गुर्राता है और यानी जंगल में इधर उधर घूमता है और कपड़े वगैरह कुछ है नहीं, बिल्कुल जिंदाबाद है एकदम, ठीक है। अब उसी समय क्या होता है कि ये मारवाड़ की जाति, कन्नौज आपको पता है कहां पड़ गया, और कन्नौज के पास की यूपी की बात करें तो अपना जो राजस्थान का भूभाग है कौन सा, ये कोटा वाला क्षेत्र यही पड़ता है लगभग, यानी जयपुर भरतपुर अलवर वाला ये भूभाग आएगा। बिल्कुल जिंदाबाद आदमी था, शेर की तरह गुर्राता, आदमी वाले कोई लक्षण ही नहीं थे बिल्कुल ही किसी प्रकार के। अब हुआ क्या, पालीवाल ब्राह्मण, यहाँ कुछ जातियां हैं, चौहान है, गोहिल है, ये डाकू प्रवृत्ति की जातियां थी उस समय। इनसे बेचारे ब्राह्मण परेशान, ये व्यापारी की जाति है, व्यापार करना जानती है। पालीवाल ब्राह्मण क्या करते हैं, ये यहाँ से आते हैं एक बार और इनका आना जाना हो गया। ये जो गांव है उत्तर प्रदेश का कन्नौज वाला, ये अलवर भरतपुर वाला, वहाँ जो जंगल था सेतराम जी की रियासत में, उधर से ये गुजर के अपना व्यापार वगैरह किया करते थे। एक दिन अचानक व्यापारी आ रहे, अब व्यापारी उसको तो पता ही है कौन सा राजा कहाँ है, क्योंकि उनको बिल्टी वगैरह कटानी होती थी। अब होता क्या है, पालीवाल ब्राह्मण थे, 5-4 सेठ थे, बेचारे जा रहे थे व्यापार करने, तो भी उन्होंने एक यानी कोतक देखा, एक करतब देखा। करतब क्या देखा, उन्होंने देखा कि 4 शेर हैं, 4 शेर लड़ रहे हैं और उनके बीच में एक आदमी है, वो भी शेरों की तरह गुर्रा रहा है, शेर को दे लापे पर लापा, दे लापे पर लापा मार रहा है, शेरों को हरा रहा है। अब शेरों को हरा रहा है तो उन्होंने सोचा ये तो आदमी क्या, ये तो और ही कोई बला है, पता लगाते हैं, इसी से पूछ लेते हैं। तो वो दूसरा बोला भाई ये शेरों के साथ लड़ रहा है, बिल्कुल जिंदाबाद आदमी है, जानवरों की तरह रह रहे हैं, हमें मार देगा। तो उन्होंने क्या किया, चप्पलें हाथ में ले ली, फरार हाथ में लेके पहुंच गए राजा के पास, सेतराम जी के पास। सेतराम जी के पास गए, जाके बैठे कि सेतराम जी पानी वगैरह पिलाओ, आज तो पिप्पी आई है। कि क्या देख लिया, क्या जी बाद में बताएंगे, पहले पानी पिलाओ। पानी पिलाया गया, बिठा लिया गया उनको, वहां बैठ गए। अब सेतराम जी से सेतराम जी ने बड़ी विनम्रता के साथ पूछा, अरे क्या देख लिया सेठो? कह जी महाराज एक मिनक देखो घणो तकड़ो। अरे कैसा था? कह जी घणो तकड़ो, शेरांगे सागे लड़ाओ वे दांत और इडाई इडाई नाखून। क्या तो आप परेशान क्यों हो? क्या परेशान तो है, पर वो मिनक तकड़ा है, हम डाकुओं से परेशान है, अगर वो हमें मिल जाए तो हम क्या न्याल हो जाएंगे, हमारी रक्षा कर सकता है। सेतराम जी बोले कि अभी डांगर वर्ग आदमी ने बढ़ो लिया हुआ कौन है? तो सेतराम जी ने अपनी सेना भेजी उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए। अब उसको लाया गया राज्य के अंदर,
राज्य के अंदर लाया गया। रात ही सेतराम जी ने पहले कहा पहला नू काटोएगा, बाद में बात करांगा, पहला आएगा नू काट, नू नाखून काट दी गए। फिर कहेंगे दांत मन छोलो, थोड़ा छोटा करो, दांत बड़े थे, यानी अनुकूलन का सिद्धांत डार्विन का पता ही आपको है, जैसी स्थिति के अंदर पर्यावरण परिस्थिति में रहेगा उसी प्रकार का रूप धारण कर लेगा। और उसके नाखून वगैरह काटे, वो गुर्रार रहे। सीताराम जी बोले चुप चुप हो जा, बोलना ही नहीं है यहाँ। अब वो चुप हो गया। अब वहां सीताराम जी बोले कि इसे जेल में डालो। तभी वो जल्लाद आ गए, उन जल्लादों को वो बात याद आ गई। वो बोले कि महाराज के हाँ कि एक बात बताएं, यदि हमें दंड ना दो तो क्या 7 खून माफ है, एक नहीं 2 बताओ। क्या जी महाराज ये आपका ही है प्रोग्राम? तो मेरा का कौन सा का वो 51 वाला, कौन से नंबर वाला? 51, जो 50 मारी थी एक ऊपर 51 हो गए। अच्छा वही है क्या? कहा तो यार ये क्या हम मारा नहीं, हमने इसको गुफा के अंदर फेंक फाक दिया था, ये प्रोग्राम वही है, आप ही का बेटा। ये सीताराम जी को थोड़ा गर्व हुआ कि मेरा बेटा शेरों के साथ रहता है ये वो। कुछ समय बाद में क्या होता है कि जो सीताराम जी हैं, इनसे पालीवाल जो ब्राह्मण है, ये पालीवाल ब्राह्मण कहते हैं कि हमें हमारी रक्षा के लिए एक बंदा चाहिए। अब वो वापस आए, वहां ब्राह्मणों ने मांग की। सीताराम जी ने बोला कि गड़ा ही है 100 एक फिर है, तारो जी करे भी ले जाओ। अब वो बोले कि ना महाराज वो 51 वाला चाहिए हमें। तो कौन से नंबर का? 51 नंबर का। अब इसका नाम है, सीताराम का बेटा हुआ, उसका नाम क्या था? सिया। क्या नाम था? अब सिया नाम क्यों पड़ा? क्योंकि शेरों के साथ रहता था। किसके साथ रहता था? अब ये कहानी काल्पनिक लग रही होगी आपको, लग रही है ना? यही काल्पनिक, लेकिन ध्यान से सुनना। अपना जोधपुर का एक दुर्ग है मेहरानगढ़। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक पेंटिंग लगी हुई है, और उस पेंटिंग में 4 शेर और एक आदमी शेरों के साथ लड़ाई कर रहा है। बात समझ में आ गई? अब वहां मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा था कि ये दुर्ग देवताओं और परियों ने बनाया है, सोनपरी ने नहीं बनाया, परियों ने बनाया। ध्यान रखना, देवताओं और परियों ने। किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग। नाम याद रहा है? रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग है। अब ये बंदा रुडयार्ड किपलिंग इस मेहरानगढ़ दुर्ग में 3 साल रहकर गया। कितने साल रहकर गया था? 3 साल। एक दिन ये गया मेहरानगढ़ दुर्ग में, पेंटिंग देखी, देखकर वहां के सिपाहियों को बोला कि ये कौन है रे? कि ये इनको नहीं जानते? कि नहीं जानते कि ये हमारे सीओ जी थे। कौन थे? कौन थे? सीओ जी थे। उनके बारे में जानकारी निकाली और उस व्यक्ति पर एक प्रसिद्ध किताब लिखी, और उस किताब का नाम था जंगल बुक। क्या नाम था? क्या नाम था? जंगल बुक। 1894 में लिखी। कब लिखी? और इसी जंगल बुक के कारण रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब जब भी जंगल बुक में मोगली देखो नहीं, तो मोगली को नहीं, कौन है वो? यानी ये बुक लिखने की प्रेरणा उसे कहां से मिली होगी? इसी मेहरानगढ़ दुर्ग से मिली होगी। बात समझ में आ गई? अब अपने मेन चैप्टर पर आते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना? अब क्या हुआ? राव सिंहा को कौन ले गए? पालीवाल ब्राह्मण। कौन ले गए? अब कहा जाता है, अब उस समय की बात, यानी उस समय गिनती 20 तक की आती थी। जैसे आपने नाम सुना होगा 27 देवरी, 28, 6 20, यानी 20 तक की गिनती थी। आगे 20 को 6 से 2 से 4 से गुणा किया करते थे। तो कहा जाता है राव सिंहा 200 सैनिकों के साथ, कितने सैनिकों के साथ? 200 सैनिकों के साथ पाली में गया। कहाँ गया? कहाँ आ गया? पाली। ये बात समझ में आ रही है? दोबारा देख लेना। 200 सैनिकों के साथ। अब राव सिंहा है कौन? जयचंद गढ़वाल का पोता हो गया, एक तरह से। क्या हो गया? सीताराम का क्या है? कितने नंबर का? 51वें नंबर
यानी 49 बटो सिंहो और सिंहा बटा 50। 49 से तो खुद बड़ा था और उससे बड़े कितने थे? बात समझ में आ रही है? हरीशचंद्र जयचंद गढ़वाल कहाँ का है? कन्नौज उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? ये बात समझ में आ गई। अब सिंहा कहाँ आता है? पाली। कहाँ आता है? लेके कौन आते हैं? पालीवाल ब्राह्मण। कौन लेके आते हैं? अब यहाँ जाति क्या थी इनकी? गढ़वाल है। क्या है? गढ़वाल। क्या है? लेकिन यही बाद में गढ़वालों से यानी हमें मिलता क्या है कि मुनोत नैन्सी, कर्नल जेम्स टोड, और तीसरा जो आदमी बताया था वो आपको मैंने कौन सा बताया था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ है? अब ये चंद्रबरदाई है ना, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में जयचंद गढ़वाल ने बोलकर जयचंद राठौड़ बोलता है। क्या बोलता है? जयचंद गढ़वाल को क्या लिखता है? जयचंद राठौड़। और इसी के आधार पर कर्नल टोड और मुनोत नैन्सी ने भी इनको क्या बताया है? राठौड़ बताया। क्या बताया है? राठौड़। यानी राठौड़ों का जो पहला आदमी मिलेगा हमें वो कौन मिला? शेर जैसा आदमी सिंहा। याद रख लोगे? शेर जैसा आदमी कौन था? आदि पुरुष, मूल पुरुष भी कौन है? सिंहा। आदि पुरुष और मूल पुरुष भी कौन है? सिंहा। बात समझ में आ गई? आगे चलें। ठीक। और देखना पालीवाल ब्राह्मणों ने राव सिंहा है इसको कहाँ लेकर आए? पाली में। कहाँ लेकर आए? पाली में। कहाँ ले आए? पाली में। अब सिंहा पता ही है किसका? सेतराम। और सेतराम का कौन? सिंहा। सिंहा कहाँ आ गया? पाली। कहाँ आ गया? कितने सैनिक? 200 आदमी कर लो। कितने आदमियों के साथ? पाली में भी कहाँ आया? खेड़। कौन से स्थान पर? या खेड़ा। खेड़ या। बात समझ में आ गई? पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करता है। इसी समय क्या हुआ कि एक कोल्लूमंड है। कौन सा राज्य है? बाबूजी वाला याद आ गया? 3 फेरे 3.5 फेरे पता ही आप? कोल्लूमंड। कोल्लूमंड में कौन है? सोलंकी। कौन है? सोलंकी सरदार। और इनकी बेटी कौन है? अब पार्वती बेटी है। कोल्लूमंड के जो सोलंकी सरदार है, कोल्लूमंड के पास यहाँ एक डाकू भी है। डाकू कह लो, राक्षस कह लो। उसका नाम था लाखा फुलानी। क्या नाम था? अब ये लाखा फुलानी है, ये सोलंकी सरदारों को परेशान करता है। राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है, डाकू, वही शेर जैसा आदमी है। ठीक है? लाखा फुलानी। ये पार्वती पर मोहित हो जाता है। कहे मैं ब्याह करूंगा तो पार्वती करूंगा, नहीं करूंगा नहीं। सोलंकी सरदारों ने कहा मत कर, करना करूंगा। आप में हिम्मत है तो रोक लो, तुझे ले जाएंगे तेरे घर से। ठीक है? ये बात कौन कह रहा है? लाखा फुलानी। होता क्या है? सोलंकी सरदारों ने कहा ये एक मिनख तो मानो ही ना। सिंहा कहाँ आया हुआ है? पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। कहाँ आया हुआ है? खेड़ा, पाली में। सोलंकी सरदार इसको आमंत्रित करते हैं। आमंत्रण दिया। किसको आमंत्रण दिया? सिंहा। किसको आमंत्रण दिया? सिंहा को आमंत्रण दिया। सिंहा जी को बोले कि मारी नानकी ने बचा लेगी। क्या तो फिर मुझे क्या मिलेगा? क्या तुझे वही मिलेगी। कौन है? पार्वती। कौन मिलेगी? अब सिंहा बोला कि अब तो जरूरी बचाऊंगा। सिंहा ने मार दिया किसको? किसको मार दिया? लाखा फुलानी को। किसको मार दिया? सिंहा ने किसको मार दिया? अब पार्वती बिल्कुल आजाद है। पार्वती अब ये पत्नी किसकी बन गई? सिंहा जी की। किसकी पत्नी बन गई? बात समझ में आ गई? सिंहा जी की पत्नी कौन होगी? ससुर ही है सोलंकी सरदार। ससुर कौन है? अब सिंहा ने तो मानो आरएस ही पास कर लिया। आजकल आरएस होता है, पता ही आपको। आरएस पास कर लिया, पार्वती मिल गई। पार्वती मिल गई और इसी सिंहा और पार्वती की एक संतान हुई जिसका नाम था आसनाथ। क्या नाम था?
क्या नाम था? बात समझ में आ गई? आसनाथ। अब होता क्या है, अब शादी हो जाती है तो व्यक्ति थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। अब धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया तो पार्वती बोली सिया जी ने, कहो जी कहाँ सुनो, कहाँ गणो ही सुनो, बता का अपन द्वारिका चला, का चल द्वारिका अपने जो की है और है कौन, अपन ओपनाल कौन है, मैं राजा हो जा मारे ला रहे, तो ठीक है। सिंहा पार्वती ये द्वारिका यात्रा पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? द्वारिका यात्रा। द्वारिका यात्रा पर गए तो इनका युद्ध हुआ। युद्ध हुआ किनसे? फिरोज शाह द्वितीय, फिरोज शाह सेकंड, और एक आएगा आपका यहाँ मोहम्मद महमूद। कौन आएगा? महमूद। बात समझ में आ गई? फिरोज शाह द्वितीय और महमूद से एक युद्ध हुआ और इस युद्ध को कहा जाता है धोड़ा चौतरा का युद्ध। धोड़ा चौतरा का युद्ध, या इसे कहते हैं लाखा जंवर युद्ध। क्या कहते हैं? लाखा जंवर का युद्ध, धोड़ा चौतरा का युद्ध या लाखा जंवर का युद्ध। द्वारिका जाते समय राव सिंहा ने फिरोज शाह द्वितीय और मोहम्मद इन दोनों से रक्षा की। किसकी? पाली की। किसकी रक्षा की थी? और फिरोज शाह द्वितीय और राव सिंहा के मध्य जो युद्ध हुआ उसे क्या कहा जाता है? धोड़ा चौतरा युद्ध या लाखा जंवर का युद्ध। मारवाड़ के इतिहास का प्रथम युद्ध, मारवाड़ के इतिहास का प्रथम युद्ध। बात समझ में आई कि नहीं? उनकी संतान कौन होगी? आसनाथ। संतान कौन होगी? कहा जाता है इस युद्ध में मुसलमानों से गायों की रक्षा करते हुए जो हमारे राव सिंह जी हैं ये स्वर्ग सिधारगे। राव सिंह जी स्वर्ग सिधारगे और इनकी मृत्यु हो जाती है 9 अक्टूबर के अंदर। और ये आपका 1273 बार था, सोमवार। कौन सा बार था? विक्रम संवत पूछे तो आपको ये आ जाएगा 1330। 9 अक्टूबर 1273 को सोमवार के दिन मृत्यु होगी। किसकी? सिंहा की। किसकी मृत्यु होगी? स्थान है बिट्ठू। कौन सा स्थान? और बिट्ठू स्थान पड़ता है पाली। कहाँ पड़ता है? और इनकी छत्री भी कहाँ है? यही है। छत्री भी कहाँ है? 9 अक्टूबर 1273 को राव सिंहा जी की क्या हो जाती है? मृत्यु। और 1273 में ही मारवाड़ में यानी पाली में राठौड़ वंश की नींव डाल देता है। कौन? राव सिंहा। कौन डाल देता है? बात समझ में आई कि नहीं आई? राव सिंहा ने नींव डाल दी। कौन से वंश की? राठौड़ वंश की। कौन से वंश की? ये आज तक बताओ कोई समस्या किसी को?